स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको सिर्फ ये बताना है कि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो ठीक है, अगर स्टेटमेंट है तो उन स्टेटमेंट की आपको ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको आपका प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना है। आपको जो सेंटेंस है उसको ऑब्जर्व करना है या फिर ओरली या ज़बानी से सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको लिखना है। तो बहुत आसान से सवाल होते हैं ये, 1 या 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है 5 + 4 = 13। क्लियरली ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट होने के लिए आपको मैं रिकॉल कर दूं कि स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, सेंटेंस या अलजेब्रिक सेंटेंस जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस के बारे में हम ये अपनी राय नहीं दे सकते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्लियरली इसे देख के कह सकते हैं कि 4 + 5 9 है, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 13 है, 9 = 13। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये स्टेटमेंट तो है, पहली बात इट इज़ अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स क्योंकि ये गलत है। बस ये 1 मार्क का प्रॉब्लम अपना कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। देखिए अगला एग्जांपल है, अगला सेंटेंस है x - 3 = 14। ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 17 होती है, 17 होती है, तो 17 - 3 = 14 होगा। लेकिन अगर 17 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू होती है 14, 15, 4, 5, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। यानी अगर यहाँ पर इसका सही होना ये टोटली डिपेंड है x की वैल्यू पर। ये एक ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला देखिए, क्लोज द डोर। ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो सही है या फिर गलत है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीवियस नॉलेज यूज़ होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + I0 ये भी होता है, यानी अगर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है तो उसे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 = 0 + I0। तो 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, आपको लिखना है इट इज़ अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी T। प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, ये क्लियरली रिक्वेस्ट है, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला है कंग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। यहाँ पर आपको आपके 11th क्लास से भी पहले का नॉलेज यूज़ करना है कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, अच्छा ठीक है, यहाँ पर सिमिलर होते हैं या नहीं होते, दोनों में से एक बात तो क्लियर है कि या तो ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना है 11th क्लास से भी पहले का। 10th क्लास या 10th से भी पहले होता है कंग्रुएंट ट्रायंगल, और ये सिमिलर होते हैं या नहीं आपने पढ़ा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंग्रुएंट ट्रायंगल ये जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं। अगला है x² = x। अगर x की वैल्यू 1 है या 0 है तो x² = x ये ट्रू होगा, लेकिन 0 और 1 के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यानी x की वैल्यू पर डिपेंड है ये स्टेटमेंट का सही या गलत होना। तो ये ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ ओपन सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सबसे पहले तो स्टेटमेंट है, और ट्रू है या फॉल्स है। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा उसके रूट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद अगला है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब ये इम्परेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। इसके अलावा द सनसेट इन वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट है, और आप जानते हैं कि आपके इलाके में सन की कौन सी साइड में से ग्रुप होता है, डूबता है, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू T है। इसके अलावा है ऑल रियल नंबर आर होल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपके नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। पहले तो ये स्टेटमेंट है, और ऑल रियल नंबर आर होल नंबर्स। अगर यहाँ पर ऑल ना होता, सम होता, तो हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट
सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑल यूज़ हुआ है, यानी जितने भी रियल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। तो यहाँ पर ऐसे रियल नंबर है जैसे 1/2, 0.5, 0.75, ये होल नंबर नहीं होते, यानी ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो होल नंबर नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। कैन यू स्पीक इन मराठी, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट। x² - 6x - 7 = 0 व्हेन x = 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और x की एक वैल्यू दी हुई है, और मतलब ये दोनों है ना, ये x² - 6x - 7 = 0 होता है अगर x की वैल्यू 7 हो। तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता = 0 तक, और ये व्हेन x = 7 दिया हुआ ना होता, तो ये क्लियरली ओपन सेंटेंस होता। क्योंकि अब यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस सही है या गलत है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू मालूम करने के लिए हमें x को यहाँ पर इक्वेशन में पुट करना होगा, और फिर चेक करना है कि = 0 होता है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x² 49 होगा, 6 7 होगा 42 और -7, तो 49 - 42 - 7 = 0 क्लियरली ये ट्रू है, और इसके ट्रूथ वैल्यू होंगी T। इसके बाद है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0 वगैरह वगैरह। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 0 होता है, मतलब ये तो स्टेटमेंट है पहले, और इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है T। इट रेन्स हैवीली, ये जो है स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। अभी तक जो हमारे प्रॉब्लम हुए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसमें सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस को हमें चेक करना था, ऑब्जर्व करना था, और वो स्टेटमेंट है या नहीं है वो लिखना था। उसके अलावा जो सेंटेंस स्टेटमेंट थे उनकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी थी। यहाँ पर क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि वर्बल फॉर्म में हैं, और उनको सिम्बॉलिकली लिखना है। सिम्बॉलिकली लिखने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा हमारा पहला वीडियो जो हमने यहाँ पर, जिसके अंदर हमने वर्बल फॉर्म को सिम्बॉलिक टू वर्बल फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस की होंगी, तो उसी का यूज़ यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ये हमने इससे पहले स्टडी किया है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, और वो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट किए हुए होते हैं कुछ कनेक्टिविटीज़ की मदद से, कुछ कनेक्टिव की मदद से। जैसे यहाँ पर नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु, ये 2 सिंपल स्टेटमेंट एंड की मदद से कनेक्ट हुए हैं, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको हमको सिम्बॉलिकली लिखना है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, पहला सेंटेंस है नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और दूसरा है चेन्नई इन तमिलनाडु। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों कनेक्ट किए गए हैं एंड की मदद से। तो हम यहाँ पर पहले P कंसिडर करते हैं, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, और फिर Q कंसिडर करेंगे, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, और उसका सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है। तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, और दोनों एंड की मदद से कनेक्ट किए गए हैं। नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र की जगह मैं P रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि हमने P सेंटेंस को नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र कंसिडर किया था। यहाँ पर एंड एज इट इज़ लिखो, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, इसके लिए हमने Q कंसिडर किया है, यहाँ पर Q आ गया। अब एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, तो आपने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है कि एंड के लिए हम कंजक्शन वाला सिंबल जो इस तरह से होता है उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा P कंजक्शन Q, और यही इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला एग्जांपल देखिए, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस हैं। देखिए 2 सेंटेंस कैसे है, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल एक सेंटेंस है, और दूसरा ट्रायंगल इज़ आइसोसेलेस है, और की मदद से 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस इस तरह से है, दोनों को और की मदद से कनेक्ट किया गया है। यहाँ सेंटेंस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सिंपल स्टेटमेंट कौन कौन से है वो। तो P कंसिडर करते हैं हम, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल, और जो दूसरा सेंटेंस है ट्रायंगल इज़ आइसोसेलेस, इसको हम Q कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद में सेंटेंस को हम लिखते हैं यहाँ पर पूरा, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज़ आइसोसेलेस। इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा बदल के लिखा, ये दोनों की मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो अब इसको हम सिम्बॉलिकली कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल के लिए हम P यूज़ करेंगे,
और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा इसका P डिसजंक्शन Q। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि इट इज़ अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला कंपाउंड स्टेटमेंट है द एंगल इज राइट एंगल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो कनेक्टिव्स है वो है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो दो सेंटेंस है आपके सामने, इन दोनों सेंटेंस को पहले P और Q कंसिडर करना है, तो कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करना है। तो P यहाँ पर है दैट एंगल इज़ राइट एंगल्ड, और Q कंसिडर करेंगे इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। और फिर जो सेंटेंस है उसको लिखिए दैट एंगल इज़ राइट एंगल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। द एंगल इज़ राइट एंगल्ड, इसको हमने P कंसिडर किया था, P इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ऑफ 90 मेजर, तो इसके लिए हमने Q कंसिडर किया था, तो यहाँ पर हम Q लिखेंगे। और इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल इम्प्लीकेशन वाला सिंबल, यानी P बाय कंडीशनल Q। इससे आप बाय कंडीशनल पढ़े या डबल इम्प्लीकेशन पढ़े या इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़े, एक ही बात है। तो P बाय कंडीशनल Q ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है जो उस कंपाउंड स्टेटमेंट हमको दिया हुआ था। अगला है एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर एब्ट्यूस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम हमको करना पड़ेगा। दो सेंटेंस है, एंगल इज़ नॉट एक्यूट और एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस। ये सेंटेंस का एक और मतलब ऐसा भी होता है, यहाँ पर नाइदर नॉर यूज़ किया हुआ है, तो नाइदर नॉर को हम आइदर और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर और में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ और के अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल बात है। तो एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर एब्ट्यूस, इसको हम लिख सकते हैं एंगल इज़ नॉट एक्यूट, या फिर अगर आप इसको आइदर और में कन्वर्ट करना चाहें तो एंगल इज़ आइदर नॉट एक्यूट बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो यही स्टेटमेंट ठीक है इसके लिए, एंगल इज़ नॉट एक्यूट और एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसे फॉर्म के अंदर जिसे हम आसानी से सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ PQ कंसिडर करना भी थोड़ा सा टफ काम होगा, तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दो सेंटेंस है, एंगल इज़ नॉट एक्यूट और दूसरा है एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस। दोनों में नॉट है, ये बात आप याद रखिए, और दोनों कनेक्ट किए गए हैं और इस कनेक्टिव की मदद से। तो हम P कंसिडर करते हैं एंगल इज़ एक्यूट और Q कंसिडर करते हैं एंगल इज़ एब्ट्यूस, जबकि हमारा जो सिंपल सेंटेंस है पहला वो है एंगल इज़ नॉट एक्यूट, हमने P कंसिडर किया है एंगल इज़ एक्यूट, तो P का जो निगेशन होगा वो होगा एंगल इज़ नॉट एक्यूट। P था एंगल इज़ एक्यूट, P का निगेशन एंगल इज़ नॉट एक्यूट। सिमिलरली Q है एंगल इज़ एब्ट्यूस, Q का निगेशन नॉट Q होगा, एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस। और यही हमें चाहिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर। तो अब इसको हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हम पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, एंगल इज़ नॉट एक्यूट और एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस। एंगल इज़ नॉट एक्यूट की जगह पे नॉट P होगा और एंगल इज़ नॉट एब्ट्यूस की जगह होगा नॉट Q। और के लिए हम यूज़ करते हैं डिसजंक्शन, तो नॉट P डिसजंक्शन नॉट Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हमारा तैयार है दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अगला एग्जांपल है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट B देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90, ठीक है। यहाँ पर इफ़ देन यूज़ किया गया है। दो सिंपल स्टेटमेंट है, पहला है ट्रायंगल इज़ राइट एंगल एट B, ये इतना पूरा ही पूरा सेंटेंस है पहला, और जो दूसरा सेंटेंस है वो अलजेब्रिक है, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको इफ़ देन की मदद से कनेक्ट किया गया है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो पहले हम P कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट B एंड Q क्या दिया हुआ है, तो Q है मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट B, जो सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख रहे हैं पहले, देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90। अब इसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा इफ़ P, ठीक है, इफ़ जैसा कि वैसा, और इसकी जगह पर हम P रिप्लेस कर देंगे, देन Q के लिए हम ये सेंटेंस रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेटमेंट कैसा बन गया, अब इफ़ P देन Q। इफ़ देन के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्लीकेशन वाला सिंबल,
सिंगल एरो जो होता है, तो ये बन जाएगा इम्प्लीकेशन या फिर जिसे कंडीशनल भी कहते हैं हम, तो P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज भी कहते हैं उसे। तो इफ़ देन के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे इम्प्लाइज वाला, यानी P इम्प्लाइज Q, इस तरह का ये सिंबॉलिक फॉर्म बनाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है P इम्प्लाइज Q, जहाँ पर P और Q हमने फर्ज किया हुआ है। इसके बाद अगला है हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कनेक्टिव, और दो सिंपल स्टेटमेंट कौन कौन से है, तो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ़ शी रन फास्ट, ये दूसरा सेंटेंस है, शी रन्स फास्ट, और कनेक्ट किया गया है यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की मदद से। तो पहले P कंसिडर करते हैं हम, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, Q कंसिडर करेंगे शी रन्स फास्ट, और स्टेटमेंट पहले पूरा लिखिए, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट, और हिमा दास विंस गोल्ड मेडल की जगह पर हम P रिप्लेस करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट किया था इफ एंड ओनली इफ, और शी रन फास्ट के लिए Q कंसिडर करेंगे, और इफ एंड ओनली इफ इसके लिए हम बाय कंडीशनल यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय कंडीशनल वाला जो सिंबल होता है डबल एयर वाला वो यूज़ करेंगे, P बाय कंडीशनल Q, और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास तैयार है। जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है, P बाय कंडीशनल Q। अगला क्वेश्चन, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर बट x इज़ a स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हैं जो बट इस कनेक्टिव की मदद से ग्रैंड किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो पहला है x इज़ नॉट इरेशनल नंबर, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये नेगेशन वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पर जो P कंसिडर करेंगे वो होगा x इज़ इरेशनल नंबर, और जब हम P का नेगेशन लेंगे तो P का नेगेशन हमको मिलेगा x इज़ नॉट इरेशनल नंबर, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में हम Q कंसिडर करते हैं x इज़ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। x इज़ नॉट इरेशनल नंबर के लिए हम लिखेंगे नॉट P, बट x इज़ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर के लिए हम Q यूज़ करेंगे Q, और बट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है कंजक्शन, यानी यहाँ हमको मिलेगा नॉट P कंजक्शन Q, और ये सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो यहाँ हमको दिया हुआ है 4 इज़ ऑड और 1 इज़ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम P कंसिडर करते हैं 4 इज़ ऑड, और उसके बाद कंसिडर करते हैं 1 इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डिसजंक्शन Q, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको P कंसिडर किया था, इसको Q कंसिडर किया था, और दोनों को कनेक्ट किया गया है और की मदद से, और के लिए हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं, तो P डिसजंक्शन Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें हमको ट्रूथ वैल्यू मालूम करना है। तो आप जानते हैं कि 4 इज़ ऑड ये फॉल्स है, क्योंकि 4 ये इवन नंबर है, और 1 इज़ प्राइम नंबर, तो 1 ये प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो दोनों भी फॉल्स है, तो यहाँ हमको फॉल्स P की जगह पर और Q की जगह पर भी फॉल्स रख देना है। तो F डिसजंक्शन F, ये दोनों भी हमको फॉल्स मिलते हैं, और दोनों का जो डिसजंक्शन होता है, जब डिसजंक्शन में दोनों भी साइड फॉल्स होते हैं, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, तो हमको जो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू मिलती है वो फॉल्स मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब दोनों में से कोई भी एक T होता है डिसजंक्शन में, तो हमको आंसर T मिलता है। तो ये रोल हमने इससे पहले पढ़ा था जब हमने ट्रूथ टेबल की स्टडी की थी, कनेक्टिव्स की, है ना, जो 5 ट्रूथ टेबल हमने बनाए थे, जिसमें कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल और नेगेशन का ट्रूथ टेबल था। तो डिसजंक्शन के ट्रूथ टेबल में हमने ये रोल स्टडी किया था। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है, इसलिए हमको जो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ F। तो अगला जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है 46 इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज़ प्राइम नंबर। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम P कंसिडर करते हैं इसके अंदर, 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, Q 46 इज़ प्राइम नंबर, और इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म आपको मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों सेंटेंस एंड की मदद से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा P कंजक्शन Q। ठीक है, अब 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो ये
परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है। और 46 क्या ये प्राइम नंबर है? तो 46 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमको ये जो सिंपल स्टेटमेंट थी इनकी इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू पता चल गई कि P जो है ये ट्रू है, Q ये फॉल्स है। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि दोनों का कंजक्शन क्या होता है। तो P की वैल्यू हमने यहाँ पर T पुट कर दिए, कंजक्शन Q की वैल्यू हमने F पुट कर दी। अब कंजक्शन के अंदर जो रूल हमने स्टडी किया था उसमें क्या है कि अगर दोनों भी ट्रू है तो हमको ट्रू लिखना है कंजक्शन में, लेकिन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, पहला फॉल्स या दूसरा फॉल्स है, तो हमको उसका आंसर फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा फॉल्स है, यानी इसका जो कंजक्शन है वो हमको फॉल्स मिलेगा। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसका ट्रूथ वैल्यू हमको यहाँ पर F मिलता है। अगला सेंटेंस है 5 इज़ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, ठीक है। 5 इज़ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो यहाँ पर हम P कंसिडर करेंगे 5 इज़ प्राइम नंबर, Q कंसिडर करेंगे 7 डिवाइड्स 94, और उसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे हम। तो सिंबॉलिक फॉर्म बहुत आसान है, P एंड Q, यानी P कंजक्शन Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिलेगा P कंजक्शन Q। P की ट्रूथ वैल्यू आपको क्या मिलेंगी? तो 5 ये प्राइम नंबर क्लियरली है। 7 डिविजिबल बाय 94, तो इसके लिए आपको 94 को 7 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि 94 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी ट्रूथ वैल्यू पुट कर दे तो आपको मिलेगा T कंजक्शन F। और T कंजक्शन F क्या होता है ये हमने दूसरे एग्जांपल में भी देखा। आपको कंजक्शन का रूल पता होना चाहिए कि दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा फॉल्स है तो इसकी वैल्यू भी हमको फॉल्स मिलेगी, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको F मिलेगी। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर इसे कॉम्प्लिकेटेड बना कर दिया हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं पहले। देखिए क्या दिया हुआ है, जो मेन है हमारा वो है 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। ये हम इसे सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं पहले। 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, और ये बाकी सब जो है ये कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट समझ लीजिए इसे। तो 5 - 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। तो ये जो नॉट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज़ ट्रू। नॉट ट्रू की जगह हम लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स, है ना। नॉट ट्रू की जगह हम फॉल्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट इज़ फॉल्स दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। अब ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसका हमें निगेशन लिखना है। अगर ये P है तो इट इज़ फॉल्स का मतलब है कि P का निगेशन है। तो इसका जो पूरा है इसका मतलब ये होता है कि 5 - 3i इज़ नॉट अ रियल नंबर। अगर 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर ये फॉल्स है, तो इसके हिसाब से ट्रू क्या है, इसके हिसाब से ट्रू है कि 5 - 3i इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो हमने इस नॉट ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट किया, फॉल्स को नॉट में कन्वर्ट किया, बस यही इसका मेन निचोड़ था। तो आप देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर P बन गया 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, तो ये हो जाएगा नॉट P, ठीक है। अगर ये नॉट P है, P की ट्रूथ वैल्यू F है, तो नॉट P की ट्रूथ वैल्यू क्लियरली कितनी होंगी, F का निगेशन यानी कि T होंगी। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उसका ट्रूथ वैल्यू हमको यहाँ पर T मिलता है। ये स्टेटमेंट अभी तक जितने भी स्टेटमेंट पूछे गए इसमें थोड़ा निराला स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं, सबसे अलग स्टेटमेंट था। इसके बाद अगला है इफ़ 3 × 5 इज़ इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इक्वल टू 15। दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है इफ़ देन की मदद से। तो पहले P कंसिडर करेंगे, फिर Q कंसिडर करेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो 3 × 5 = 8, ये तो बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। तो 3 × 5 = 8 ये गलत है, और 3 + 5 15 ये भी गलत है, दोनों फॉल्स है। अच्छा ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो दिया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हम P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको मिलेगा F = F। अब जो कंडीशनल वाला लॉज है उसके अंदर आपको पता है कि फॉल्स कब होता है, जब T = F होगा
सिर्फ उसी कंडीशन में फॉल्स होगा। बाकी आप कोई भी कंडीशन लेकर आओ, सबके अंदर आपको ट्रू मिलेगा। पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, तो हमको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है, मतलब इसकी वैल्यू हमको टी मिलती है। एफ इम्प्लाइज एफ, ये टी मिलेगा। ठीक है, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू हमको टी मिलता है यहाँ पर। अगला है मिल्क इज़ वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज़ ब्लू। पी क्यू कंसिडर करेंगे, मिल्क इज़ वाइट पी और क्यू होगा स्काई इज़ ब्लू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पी बाय कंडीशनल क्यू, बहुत आसान था। इफ एंड ओनली इफ की जगह हम बाय कंडीशनल यूज़ करते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म भी तैयार हो गया। मिल्क इज़ वाइट, हमारी तरफ तो मिल्क वाइट ही होता है, तो यहाँ पर ट्रू होता है ये। स्काई इज़ ब्लू, ये भी ट्रू हो गया। और दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, टी बाय कंडीशनल टी। तो आप जानते हैं बाय कंडीशनल के अंदर अगर दोनों डिफरेंट है तो हमको एफ मिलता है, और अगर दोनों सेम है तो हमको टी मिलता है ना। बाय कंडीशनल में अगर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल या पहला फॉल दूसरा ट्रू, तो फॉल्स कंडीशन मिलती है। ट्रू सिर्फ उस कंडीशन में होंगी जब दोनों भी सेम होंगे, या तो दोनों भी फॉल्स होंगे या दोनों भी ट्रू होंगे, तो हमको टी मिलता है। यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, तो इसलिए इसकी जो कंपाउंड ट्रूथ वैल्यू होगी वो होंगी कैपिटल टी। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज टी। तो यहाँ पर हमें इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी मिलती है। इसके बाद अगला है 24 इज़ कंपोजिट नंबर और 70 इज़ अ प्राइम नंबर। पी क्यू कंसिडर कर लिया हमने दो स्टेटमेंट, पी हमने कंसिडर किया यहाँ पर 24 इज़ कंपोजिट नंबर और क्यू यानी 70 इज़ अ प्राइम नंबर, और दोनों कनेक्ट किए गए हैं और की मदद से। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा पी डिस्जंक्शन क्यू बन जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म बनाना बहुत आसान है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, जो P है उसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं हम। क्या 24 ये कंपोजिट नंबर है, तो क्लियरली ये कंपोजिट नंबर है। 17 ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, T डिस्जंक्शन T। रोल के हिसाब से क्या होता है, दोनों अगर फॉल्स है तो हमको फॉल्स मिलता है, दोनों अगर ट्रू है तो हमको ट्रू मिलता है, दोनों में से अगर एक भी फॉल है तो हमको फॉल्स मिलता है, ये होती है दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो हमको ट्रू मिलता है, ये होती है डिस्जंक्शन की कंडीशन। तो यहाँ तो दोनों भी ट्रू है, तो जो हमको इसकी कंपाउंड ट्रूथ वैल्यू मिलेंगी वो होगी कैपिटल टी। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज टी, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.5 का चौथा क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू एंड आर एस आर फॉल्स डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और साथ में जो पी क्यू आर एस 4 सिंपल स्टेटमेंट है, इनकी हमको अलग अलग ट्रूथ वैल्यू दी हुई है। जैसे पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी है, आर और एस की ट्रूथ वैल्यू एफ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, पी क्यू ये ट्रू है, ठीक है, और आर एस इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब हमको इस स्टेटमेंट पैटर्न का, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न है, इसकी ट्रूथ वैल्यू मालूम करना है। तो एकदम सिंपल है, जहाँ पर P है जहाँ पर Q है वहाँ पर हमको T पुट करना है और R की जगह पे F पुट करना है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हम कुछ इस तरह से मिलेगा, P और Q एंड R ये इक्विवेलेंट हो जाएगा T और T एंड F के। ठीक है, हमने P Q की जगह पर T और T को पुट कर दिया। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। ब्रैकेट में है T कंजक्शन F, और T कंजक्शन F होता है F के इक्वल। आपको कंजक्शन में ये रोल याद रखना है, अगर दोनों में से एक भी F हो तो आंसर F लिखना है। कंजक्शन में T सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब दोनों भी T हो, ठीक है। तो इस ब्रैकेट की जगह हम F पुट कर देंगे, क्योंकि T कंजक्शन F हमने F लिखा है, तो T और F इस तरह से हमको मिलेगा। अब फिर से हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे, T और F ये T के इक्वल होता है। डिसजंक्शन में अगर एक भी T है तो हम T लिखते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से पहला T है, इसलिए इसका फाइनल आंसर हमको T मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न हमको दिया हुआ है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको T मिलती है। अगला पैटर्न दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। चलिए इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। P Q की जगह पर T रखना है, R S की जगह पे F रखना है, तो हमको इस तरह से स्टेटमेंट मिलेगा, T इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F। अब यहाँ पर जो कंडीशनल वाले लॉज है वो यूज़ करना है हमको। तो पहले T इम्प्लाइज T, ये T होता है, ये आपको पता होना चाहिए। F इम्प्लाइज F, ये भी T होता है। ये सब आपने जब हमने ट्रूथ टेबल के बारे में स्टडी किया था
तब इस बारे में हमने बात की थी। कंडीशनल, कंजक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल, इन सब की ट्रूथ वैल्यू के दरमियान क्या रिलेशन होता है। दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट में अगर ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है, सेम है, तो उस केस में हमको क्या लिखना है, सब हमने ट्रूथ टेबल के वक्त सब सीखा था। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है हमको टी मिलेगी, यानी यहाँ पर बन जाएगा टी और टी, इस तरह से टी और टी। तो अब यहाँ पर डिसजंक्शन आ गया, टी और टी। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी टी है तो आंसर टी आता है, यहाँ तो दोनों भी टी है, इसलिए इसका आंसर हमको टी मिलेगा। ठीक है, डिसजंक्शन का ये रोल हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमको टी मिलेगा, तो ट्रूथ वैल्यू हमको टी मिल जाती है। देखिए, इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इसके अंदर आपको ये सभी लॉस पता होने चाहिए, जो कंजक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल और कंडीशनल के लॉज हैं, जो उसूल है वो आपको याद होने चाहिए, तब जाकर आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला है पी एंड आर और नॉट पी एंड एस। देखिए, इसके अंदर भी हम वैसे ही करेंगे, पी और यहाँ पर सिर्फ पी इस्तेमाल हुआ है, पी और नॉट पी, तो पी की जगह पे हम टी पुट कर देंगे, आर और एस की जगह पर एफ पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा टी कंजक्शन एफ। ठीक है, फिर नॉट टी कंजक्शन एफ, इस तरह से मिल गया। सबसे पहले हम इस नॉट टी को एफ से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि टी का नेगेशन एफ होता है, तो हमको मिलेगा टी कंजक्शन एफ और एफ कंजक्शन एफ। ठीक है, इसके बाद जो टी कंजक्शन एफ है, कंजक्शन में क्या होता है, अगर एक भी एफ है तो आंसर एफ मिलता है, तो टी कंजक्शन एफ एफ हो गया। एफ कंजक्शन एफ, ये भी एफ होता है। ठीक है, जब दोनों को पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एफ और एफ। ठीक है ना, एफ और एफ। और डिसजंक्शन के अंदर अगर दोनों एफ है तो आंसर हमको एफ मिलता है, यानी अब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको यहाँ पर फॉल्स मिल गई। अगला क्वेश्चन है पी इम्प्लाइज क्यू कंजक्शन नॉट आर। इसके अंदर भी पी क्यू की वैल्यू टी रखना है और आर की वैल्यू एफ रखना है, तो ये बन जाएगा टी इम्प्लाइज टी कंजक्शन नॉट एफ। नॉट एफ और टी इम्प्लाइज टी दोनों को हमको रिप्लेस करना है उसकी वैल्यूज से, तो टी इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होता है, हमने इससे पहले के एग्जांपल में भी देखा, और हमको यहाँ पर मिलेगा टी कंजक्शन नॉट एफ, और नॉट एफ की वैल्यू ये टी होती है। ठीक है, तो फाइनली हमको मिलेगा टी कंजक्शन टी, नॉट एफ की जगह पे हमने टी पुट कर दिया। कंजक्शन में अगर दोनों भी टी है तो टी आंसर मिलता है, इसलिए हमको यहाँ पर फाइनल में टी मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमने बिल्कुल 1916 का यूज़ किया, जो ट्रूथ टेबल में यूज़ करते हैं हम, और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो ट्रूथ टेबल, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको टी मिलेंगी। अगला देखेंगे यहाँ पर नॉट आर बाय कंडीशनल पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। ठीक है, यहाँ पर भी हम पी क्यू की वैल्यू टी और आर की वैल्यू एफ पुट करेंगे और हमको मिलेगा नॉट एफ बाय कंडीशनल टी इम्प्लाइज नॉट टी। तो सबसे पहले नॉट एफ की वैल्यू टी, नॉट टी की वैल्यू एफ, ये दोनों हमको यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमको मिलेगा टी बाय कंडीशनल टी इम्प्लाइज एफ, यानी फाइनली जो होगा हमारे पास में वो होगा टी इम्प्लाइज एफ, और टी इम्प्लाइज एफ जो है वो एफ के इक्वल होता है, टी इम्प्लाइज एफ वो एफ के इक्वल होता है, तो हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो एफ मिलेगी। देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया, निगेशन एफ निगेशन टी, इनकी वैल्यू टी एफ पुट कर दिए, ये स्टेप मिला। यहाँ पर हमने बाय कंडीशनल वाला लॉ यूज़ किया। बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों एक जैसे हैं तो हमको टी मिलता है। ठीक है, इसके बाद में टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ ये एफ के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमको फाइनली एफ मिल गया। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसकी ट्रूथ वैल्यू है एफ। अगला है नॉट पी कंजक्शन नॉट क्यू कंजक्शन आर और क्यू कंजक्शन आर और क्यू कंजक्शन आर। ये पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न में क्या लिखा हुआ है आप उस पर गौर ना करें। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर पी क्यू की जगह पर जैसा कि दिया हुआ है टी पुट करना है और आर और एस की जगह पर एफ पुट करना है। तो यहाँ पर पी क्यू है और सिर्फ आर है, एस तो नहीं है, लेकिन वैल्यू हम पुट कर देंगे। नॉट टी कंजक्शन आर, टी कंजक्शन एफ, टी कंजक्शन एफ। नॉट टी की वैल्यू सबको पता है कि नॉट टी एफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट हमको यहाँ पर मिलेगा, नॉट टी एफ कंजक्शन एफ, डिसजंक्शन दरमियान में है दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के, ये है टी कंजक्शन एफ और टी कंजक्शन एफ। ठीक है, यहाँ पर हम दो लॉ यूज़ करेंगे, एक है एफ कंजक्शन एफ। तो कंजक्शन में अगर एक भी एफ है तो आंसर एफ मिलता है, यहाँ पर तो तीनों भी एफ है, तो ये जो तीन है
ये तीन मिलकर एक एफ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टी कंजक्शन एफ की वैल्यू ये होती है एफ़ के इक्वल, क्योंकि दोनों भी टी कंजक्शन एफ़ है तो ये भी एफ़ बन जाएगा और ये भी एफ़ बन जाएगा, यानी हमको यहाँ पर मिलेगा एफ़ और एफ़ और एफ़ इस तरह से। ठीक है, फाइनली एफ़ और एफ़ और एफ़ ये पूरा मिलाकर हमको एफ़ मिलने वाला है, क्योंकि डिसजंक्शन के अंदर अगर एक भी टी है तो हमको टी मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक भी टी नहीं है, सबके सब एफ़ है तो आंसर एफ़ मिल गया। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ था इसकी ट्रूथ वैल्यू हमको एफ़ मिली। बहुत आसान था। स्टेटमेंट पैटर्न में हमने पी क्यू की जगह पर टी रख दिया, आर एस की जगह पे एफ़ रखा, फिर निगेशन टी की जगह पर एफ़ पुट करके हमको ये स्टेटमेंट मिला। उसके बाद कंजक्शन लॉ यूज़ करके इस एफ़ को हमने एफ़ से रिप्लेस किया, इस टी कंजक्शन एफ़ और टी कंजक्शन एफ़ को भी एफ़ से रिप्लेस किया, और फाइनली डिसजंक्शन का रूल यूज़ करके हमको ट्रूथ वैल्यू एफ़ मिल गई। इसके बाद अगला है 7वां एग्जाम्पल, नॉट क्यू कंजक्शन क्यू एंड नॉट आर, और Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज नॉट S और R। वही काम करना है जो हमने इससे पहले किया। P Q की जगह पे T पुट करो, R की जगह पे F, Q P की जगह पर T पुट करना है, S R की जगह पे F। तो ये पैटर्न हमको मिल गया यहाँ पर। नॉट T ये F के इक्वल होता है और नॉट F T के इक्वल होता है। तो बस रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद हमको इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। नॉट T कंजक्शन नॉट T, नॉट टी कंजक्शन टी, एफ़ कंजक्शन टी बन गया, नॉट एफ़ की जगह टी आ गया यहाँ पर। ये पैटर्न जैसा कि वैसा है, ये बन गया टी और एफ़। ठीक है, इसके बाद एफ़ कंजक्शन टी, तीनों कंजक्शन में है, कंजक्शन में है, और कंजक्शन में अगर एक भी एफ़ है तो आंसर एफ़ आता है, तो पहला एफ़ है इसलिए ये एफ़ बन गया। इसके बाद टी इम्प्लाइज टी, ये होता है टी के इक्वल, और टी डिसजंक्शन टी ये होता है टी के इक्वल। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमको यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने के बाद आपको मिलेगा एफ़, यहाँ पर हमने एफ़ पुट किया, टी इम्प्लाइज टी की वैल्यू ये यहाँ पर टी आ गई, और टी और एफ़ की वैल्यू यहाँ पर टी आ गया। ठीक है, इसके बाद टी इम्प्लाइज टी ये टी के इक्वल होता है, हमने इससे पहले भी यूज़ किया इस एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर हमको टी मिल जाएगा, एफ़ और टी। इसके बाद एफ़ और टी ये होता है टी के इक्वल। तो फाइनली हमको ट्रूथ वैल्यू मिल गई कैपिटल टी, यहाँ पर एक्चुअल में टी होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल है, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है इसको भी। तो देखिए इस एग्जांपल को आप खुद ही सॉल्व कीजिए, बहुत आसान एग्जांपल है। ट्रूथ, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप अपने सामने ट्रूथ टेबल रखिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये एग्जांपल एग्ज़ाम में 3-4 मार्क के लिए आराम से आ सकती है, या फिर इसी एग्जांपल का आपको MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां एग्जांपल आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टॉप करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट दिए हुए और उनकी नेगेशन आपको लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो क्लियरली इसका नेगेशन होगा, तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो हम पहले पी कंसिडर करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है वही लिखना है, पी तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, और इसका नेगेशन होगा नॉट पी। नॉट पी के अंदर हमको यहाँ पर नॉट यूज़ करना है, तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। एक और देखिए यहाँ पर 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, और कभी कभी जोड़ी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 सब क्वेश्चन होंगे और दोनों के आपको नेगेशन मालूम करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला है, 3 इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। सो ये भी बहुत आसान है, इसमें नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब हम इसका नेगेशन मालूम करेंगे तो उसमें नॉट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले p कंसिडर करते हैं, 3 इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0, और उसका नेगेशन नॉट p होगा, जिसमें नॉट नहीं होगा, मतलब ये बनेगा 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। अगला क्वेश्चन, √3 इज़ अ रेशनल नंबर। पहले p कंसिडर करेंगे, √3 इज़ अ रेशनल नंबर, और नॉट p होगा, √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। उसके बाद पॉलीगॉन ABCDE इज़ पेंटागॉन। पहले p कंसिडर करेंगे दिया हुआ स्टेटमेंट, और उसके नेगेशन में फिर हम नॉट यूज़ करके लिखेंगे, यानी
पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट ए पेंटागन। अगला है 7 + 3 > 5। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन को हमें लेस देन इक्वल टू से रिप्लेस करना होगा। तो P कंसिडर करते हैं हम 3 + 7 > 5 और इसका नेगेशन होगा नॉट P। 3 + 7 + 3 लेस देन इक्वल टू 5। इस ग्रेटर देन को हमने लेस देन इक्वल टू में रिप्लेस कर दिया। इसके